हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आज की कक्षा के अंदर माइटोसिस हमारा विषय रहेगा, जिसको हम इस क्लास में डील करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, माइटोसिस या जिसको हिंदी में कहा जाएगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी डिवीजन का ही एक मेथड होता है ये। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने के लिए या हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, लगभग आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर 200 से ज़्यादा प्रकार की सेल होती हैं। वो सारी की सारी सेल क्या करती हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए या हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए उनके अंदर स्टूडेंट्स डिवीज़न होता है, विभाजन होता है। विभाजन जो होता है उन सेल्स के अंदर, उस विभाजन को करने के लिए कई मेथड्स हो सकते हैं। मेनली दो मेथड्स आप पढ़ते हो, दो मेथड ही होते हैं ज़्यादातर जिनका यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी के किसी भी सेल को, किसी भी कोशिका को डिवीजन कराने के लिए। स्टूडेंट्स, वो जो दो मेथड आपके हैं, उन दो मेथड में से एक मेथड आज की कक्षा का हमारा विषय रहेगा। उसी मेथड का नाम है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। एक दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन जिसको कहा जाता है, वो अगली कक्षा का विषय रहेगा। इस कक्षा के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या पढ़ना, मैंने आपको बताया माइटोसिस या समसूत्री विभाजन एक डिवीजन यानी विभाजन की एक प्रकार होती है हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर। फर्स्ट तो बेसिक बात ये स्टूडेंट्स कि सर हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती ही क्यों हैं सर? डिवाइड करती ही क्यों हैं सर? डिवाइड क्या हो सकता है, नीड क्या है सर? उसके बाद हमें अच्छे समझ में आएगा। अगर पहले हमें ये बात बिल्कुल माइंड के अंदर कंसेप्ट क्लियर होगा कि सर डिवीजन होता क्यों है, तो उसके बाद हम उसके अंदर डिफरेंट जो एक्टिविटी होती है सारी की सारी समझ लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो आप कहीं भी साइकिल या बाईसाइकिल या किसी बाइक से जा रहे थे, आप गिर गए। गिरते ही साथ मान लो आपके हाथ के ऊपर यहाँ से ये स्किन जो है ना, ये स्किन की लेयर एक यहाँ से हट गई, यानी फ्रिक्शन के कारण आपकी एक स्किन छिल गई, त्वचा जो आपकी छिल गई, यहाँ से छिल गई, एक स्किन उतर गई आपकी, अंदर से वाइट एक स्किन निकलाई और वहाँ से ब्लड फ्लो करेगा। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स कि 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के बाद में आपके जहाँ से वो स्किन छिली थी वो वहाँ पे एक नई स्किन आ जाएगी दोबारा। जैसे आपकी पहले स्किन थी वैसी की वैसी एक लेयर, एक परत आ जाएगी स्किन की। तो स्टूडेंट्स, ये नई जो लेयर है ये किससे मिलकर बनी हुई है? बहुत सारी छोटी छोटी सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। यानी कि बहुत सारी नई कोशिकाएं आपके बॉडी के अंदर आ गई, उन सेल्स ने दोबारा से आपके स्किन बना दिया, स्किन की फॉर्मेशन कर दी। तो स्टूडेंट्स, ये नई सेल कहाँ से बनी? स्टूडेंट्स, ये नई सेल जो बनी है, ये नई सेल कैसे बनी है? जो आपकी बॉडी में पहले से सेल थी उन सेल ने डिवाइड किया है, उन सेल के अंदर विभाजन हुआ है, विभाजन होकर नई सेल बनी है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से प्रत्येक सेल ने डिवीजन करके नई सेल्स की फॉर्मेशन की है। तो यहाँ से आपको इतना तो क्लियर हो गया कि सर डिवीजन का मतलब होता है हमारी बॉडी को रिपेयर करना। हमारी बॉडी को रिपेयर करना सर, रिपेयर तभी होगी हमारी बॉडी जब नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और सेल कैसे फॉर्म होती है सर? पुरानी सेल डिवाइड करती है तभी नई सेल बनती है, ठीक है ना। हमारे बायोलॉजी के अंदर आप एक बात को याद रखना कि एक बार जन्म हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर खुद से कोई नई प्रकार की सेल नहीं बनेगी। पुरानी सेल जितनी हमारी बॉडी में है वही सेल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करके एक नई सेल की फॉर्मेशन करती हैं। स्टूडेंट्स, ये सेल डिवीजन का जो फर्स्ट मेथड, अब आते हैं इसके ऊपर। बेसिक हमने जान लिया सर कि कर क्या रहे हैं हम। एक पहला तरीका, पहला मेथड है हमारा डिवीजन का, जिसका नाम है माइटोसिस। डेफिनेशन जानते हैं सर माइटोसिस नाम का जो मेथड है हमारी सेल के डिवीजन करने का, विभाजन करने का। सर इसके अंदर होता क्या खास बात है? देखिए नाम से देखिए, सम का मतलब समान, सेम, समान या सेम। सूत्री का मतलब गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, वो विभाजन, वो डिवीजन जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या, जिसके अंदर स्टूडेंट्स गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी, एक जैसी रहेगी, बराबर रहेगी। यानी स्टूडेंट्स, वो विभाजन जिस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान है। आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेल से दूसरी सेल जब बनेगी तो स्टूडेंट्स देखो, आपको पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल वाला चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है, उसमें सारी बात डिटेल में पढ़ी है। अपनी बायोलॉजी की जो कंप्लीट बायोलॉजी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इस पे करवा रखी है, 35 लेक्चर पूरी बायोलॉजी के, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 सेल वाला चैप्टर है, बाइलिंगुअल। वहाँ आप देखोगे तो DNA, RNA, क्रोमोसोम सारी चीज़ें मैंने करवा रखी है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा जिसका बेस कमज़ोर है। अदरवाइज जिसका बेस सही है, जिसने पहले पढ़ चुका, तो यहाँ पे हम कर ही रहे हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जेनेटिक या आनुवांशिक का मतलब होता है जो माता पिता से गुणों को बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो गुणसूत्र होते हैं, जब भी एक सेल डिवाइड करेगी ना, तो जो नई सेल बनी है उसके अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम्स, उतने ही गुणसूत्र होंगे जितने पहले वाली पुरानी सेल में थे। तो इस डिवीजन, यानी ऐसा डिवीजन जिसमें जब दो नई सेल बनती हैं तो उनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या सेम हो, तो उस डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। यानी कि सर सेम क्रोमोसोम नंबर, यानी गुणसूत्रों की संख्या समान होगी जिसके अंदर, ठीक है। सपोज करो, जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, कि मान लीजिए कोई सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक होता है। अब इस सेल के टूटने से दो सेल बनेंगी, दो सेल बनेंगी, इस सेल के टूटने से दो सेल बनेंगी। तो स्टूडेंट्स जितने क्रोमोसोम्स इसमें थे उतने ही क्रोमोसोम्स इसमें होंगे, उतने ही क्रोमोसोम्स इसमें होंगे। यानी डिवीजन हो गया, 1 से 2 बन गई, तो जो नई सेल्स बनी हैं उन दोनों ही सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होगी, सेम होगी, समान होगी। तो ऐसे डिवीजन को, ऐसे विभाजन को क्या कहते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस कहा जाता है। चलिए बेटा, इतनी बात अगर आपको क्लियर है, अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी। डिवीजन होता क्यों है समझ लिया, ठीक है। डिवीजन की टाइप जो पहली माइटोसिस, इसकी डेफिनेशन हमने समझ ली सर, किसको हम कहते हैं, माइटोसिस, ठीक है सर। अब सर हमारी बॉडी के अंदर आपने अभी अभी बताया कि भाई कम से कम 200 प्रकार के आसपास 200 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। सर ये कौन सी सेल में होगा, क्या सारे की सारी सेल में सर डिवीजन इसी मेथड से होता है? सर ऐसा तो नहीं हो सकता, आपने कहा कि एक और मेथड होता है। इसका मतलब ये है कि सर कुछ सेल होंगे जिनके अंदर ये होता है और कुछ सेल होते हैं जिसके अंदर दूसरे तरीके से डिवीजन होता है। सो स्टूडेंट्स, ये कौन सी सेल में होगा? देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर जो 200 प्रकार की सेल है, जनरली उनको दो भागों में बांटा गया, दो कैटेगरी में बांटा गया। कुछ सेल्स को हम कहते हैं सोमेटिक सेल। कुछ सेल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोमेटिक सेल कहते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनको सोमेटिक सेल कहा जाता है, यानी कि सर कायिक कोशिकाएं जिनको कहा जाता है, सोमेटिक सेल कहते हैं सर, या कायिक कोशिकाएं कहा जाता है सर। कुछ सेल तो ऐसी होती हैं और कुछ सेल होती हैं सर जिनको कहते हैं सेक्स सेल, ठीक है। लिंगी सेल या लिंग कोशिकाएं या लिंग निर्धारण करने वाली सेल बोल सकते हो जिनको। तो सेक्स सेल और सोमेटिक, यानी कायिक और लिंगी सेल, दो प्रकार की सेल होती हैं। ये सेक्स सेल के बारे में पढ़ेंगे अगले डिवीजन में। तो सोमेटिक सेल कौन सी होती है और सेक्स सेल कौन सी होती है, पहले समझो। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर आपको भी पता है, देखिए मेल और फीमेल, पुरुष और महिला मिल करके रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन यानी एक अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करते हैं। सो उस नए जीव को, यानी बच्चे को जन्म देने के लिए दो प्रकार की सेल की आवश्यकता होती है। एक सेल होती है जो पुरुषों की तरफ से महिला को दी जाती है, एक सेल होती है जो महिला के पास, फीमेल के पास पहले से होती है। पुरुष के द्वारा जो सेल फीमेल को दी जाती है, फीमेल बॉडी के अंदर भेजी जाती है, उस सेल को बोलते हैं स्पर्म, शुक्राणु। और जो पहले से फीमेल के पास होती है उसको बोलते हैं एग, अंडाणु जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो सेल जो है ना, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर एग, ये दो सेल जो स्टूडेंट्स, दो कोशिकाएं, इन जो आपका क्या करती हैं, जो किसी भी नए बच्चे के जन्म के लिए, नए जीव को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है, इन सेल को बोलते हैं सेक्स सेल या लिंग निर्धारण करने वाली सेल या लिंग सेल कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। इन दोनों के अलावा मेल हो या पुरुष, चाहे कोई भी सेल है, इनके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं स्टूडेंट, सारी की सारी सेल को क्या कहते हैं, उन सभी सेल्स को सोमेटिक सेल्स कहा जाता है, यानी कायिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के सेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो इस मेथड से डिवीजन होता है ना, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस जो होता है, ये कौन सी सेल में होता है? ये होता है सोमेटिक में, कायिक कोशिकाओं में, ठीक है। कायिक कोशिकाओं में यानी सोमेटिक सेल के अंदर स्टूडेंट्स ये आपका होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है सर। अब इसकी सर डिस्कवरी किसने की सर, खोज किसने की इस डिवीजन के मेथड की? तो स्टूडेंट्स, इसकी डिस्कवरी या खोज की थी वाल्टर फ्लेमिंग ने। वाल्टर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी और ये जर्मनी के थे स्टूडेंट्स, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट हैं वाल्टर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। क्लियर है बात यहाँ तक आपकी? ठीक है सर। और कब क्या था ये भी आप लिख सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1882 ईस्वी में, 1882 में इन्होंने डिस्कवर किया था
इस मेथड को, सेल डिवीजन के इस मेथड को। ठीक है सर, ओके। तो डेफिनेशन हो गई सर, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोमेटिक सेल में होता है, और डिस्कवरी किसने की थी, ये थी इसकी मेन बात। एक लास्ट बात और लिख लो, इसके अंदर भी जो नई सेल बनेगी ना वो क्या होंगी, वो क्लोन यानी बिल्कुल सिमिलर बनेगी। जिस सेल के डिवाइड होने से अगली सेल बनी है बिल्कुल सिमिलर बनेगी, वो बिल्कुल क्लोन होगी उसका। पहले वाले जो पुरानी सेल थी, इस सेल की क्लोन बनेगी दोनों। क्लोन का मतलब बिल्कुल एज इट इज ऐसी कैसी दोनों सेल बनेगी, सारे के सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो यहाँ भी क्लोन फॉर्मेशन होगा यानी सेम सेल बनेगी। चलिए, सो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता क्या है, किसने डिस्कवर किया, कहाँ होता है, क्यों होता है, इन बातों के हमने जवाब जाने अभी तक सिर्फ इतना। अब इसके बाद आते हैं कि सर माइटोसिस जो होता है, समसूत्री विभाजन जो होता है, अब हमें जानना है कि सर ये होता कैसे है, सर ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चलता है, कितनी स्टेज होती हैं इसके अंदर। आपने नाम सुना होगा काफ़ी बार, इंटरफेज है ना, और प्रोफेज, मेटाफेज, टिलोफेज, इस प्रकार के बहुत सारे, G1, G2, गैप 1, गैप 2, सिंथेसिस, बहुत सारे आपने स्टेज सुने हैं। वो सारे के सारे स्टेज कैसे होते हैं, आगे आने वाली मुश्किल से 15 मिनट से 20 मिनट लूँगा आपकी, और सारी चीज़ें आपके टिप्स पे करवा दूंगा क्लियर। ठीक है ना, अभी तक वाला आई थिंक मुझे उम्मीद करता हूँ कि मैं इस प्रकार से आपको बार बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना याद हो गया होगा साथ साथ में। ठीक है ना, और एक बार रिवीजन करोगे क्लास के बाद जस्ट पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। सो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, और इरेजर देख लेते हैं अपना कहाँ पे रखा हुआ है। सो इसको इरेज करके उसके बाद इसी को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, कल की तरह से हाँ मिल गया इरेजर आज तो अपना। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और आइए शुरू करते हैं, माइटोसिस किस प्रकार से होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात कि मान लीजिए ये कोई भी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होती है। ठीक है सर, बेसिक बता रहा हूँ अभी मैं, अभी वो आपके फेज कोई भी स्टार्ट नहीं कर रहा। ये सेल जो है ना, पहले तो देखो, वैसे जिस सेल से डिवीजन होता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं। ठीक है, उसको पेरेंट सेल कहते हैं। जिस सेल से डिवीजन आरंभ होता है, स्टार्ट होता है, उसको पेरेंट सेल कहते हैं। ठीक है सर, अब इस सेल के अंदर पहला काम क्या होता है स्टूडेंट्स, पहला काम होगा कि सर इस सेल का जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनेंगे। पहला काम क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रक जो है ना इस सेल के, ये 2 बन जाएंगे पहले तो। ठीक है सर, पहले 2 बन गए, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैरियोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस कहते हैं। कैरियोकिनेसिस का मतलब होता है कि केंद्रक जो है ना, इस केंद्रक का विभाजन हो गया, केंद्रक का विभाजन हो गया, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा 1 से 2 बन गए, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकिनेसिस, क्योंकि कैरियो न्यूक्लियस का ही नाम होता है दूसरा। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद अब ये जो सेल है ना, अब ये सेल के अंदर जो बाकी का, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। देखो न्यूक्लियस के यहाँ पे आसपास एक जो लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य तो होता ही है। अब ये न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद अगले स्टेज में क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य का भी डिवीजन हो जाता है। 2 अलग अलग भागों में ये कोशिका द्रव्य बट जाता है और 2 सेल बनती है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य जो है ना, ये द्रव्य जो न्यूक्लियस के अलावा भरा हुआ है, इस कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया। तो हमें 2 स्टेज में डिवीजन होता है। ये माइटोसिस जो है, एक बार कैरियोकिनेसिस होता है, एक बार साइटोकिनेसिस। एक बार केंद्रक डबल होता है, उसके बाद में ये जो आपका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये 2 भागों में बट जाता है, और 2 अलग, और ये दीवार अलग अलग हो जाती है। चलिए, अगले टर्म आ जाती है तो याद रखना, कैरियोकिनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकिनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया और 2 अलग अलग सेल बन गई। ये 2 स्टेप्स में आपकी होती है ये। ठीक है, ये बेसिक बात है, एक अलग सी बेसिक बात, बस इसका याद रखना। और ये बेसिक बात हुई कैसे, ये बात आपको अभी आगे समझ में भी आ जाएगी। सो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें, अगर उतार नहीं सके तो बाकी
रिकॉर्डेड लेक्चर है, उतार सके तो अच्छी बात है, नहीं उतार सके तो बाद में उतारना तो पड़ेगा आपको। देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव क्लास नहीं है, आप वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के उतार लें तो इससे बेहतरीन, इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट जो आपने आज खींचे हैं ना, वो 1 महीने बाद जिस दिन आपकी मेमोरी फुल होगी ना, वो आपको अपने हाथों से डिलीट करने पड़ेंगे, वो कभी पढ़ने में या लिखने में काम नहीं आते। सो कोशिश किया करो साथ साथ में इसको राइट कर लो कॉपी में, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, और उसके अलावा आप याद भी नहीं कर सकते अगर ऐसा नहीं करोगे तो। चलिए, सो सपोज करो भाई, सबसे पहली बात क्या कि ये कोई नई नई सेल बनी है भाई, ये कोई सर एक नई नई सेल बन के आई है, एक नई सेल बनी है सर अभी अभी। अच्छा, ये सेल जो बनने के बाद में इस सेल के बनने के बाद में क्या होगा, ये सेल जो है ना सर, पहले तो रेस्ट करेगी सर, पहले रेस्ट करेगी सर, आराम करेगी, बनी है अभी भी तो सर ये सेल आराम करेगी, ठीक है सर, रेस्ट करेगी, साथ साथ में सर न्यूट्रिशन भी लेगी, न्यूट्रिशन भी तो लेगी सर, ये पोषण लेगी सर, पोषक पदार्थ लेगी, पोषण होगा इसका, यानी हमारी बॉडी के अंदर सेल नहीं बनी, पहले रेस्ट करेगी, न्यूट्रिशन लेगी तो सर ग्रो भी करेगी, तो सर ग्रोथ भी होगी इसके अंदर, ठीक है, वृद्धि भी होगी सर। अब वृद्धि होगी, ग्रोथ भी होगी सर, इसके अलावा सर और क्या होगा, इसके अलावा सर इसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो पेरेंट से सेल में आता है, यानी कि पिछली सेल से इस सेल में एक जेनेटिक मटेरियल आता है, मतलब सर कि वो मटेरियल, वो पदार्थ जो माता पिता से गुणों को बच्चों में ट्रांसफ़र करता है, या फिर पहली सेल से दूसरी सेल में अपनी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करता है, ऐसा जैसे क्रोमोसोम बोलते हैं जिसको, या डीएनए बोल दो, ये जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं सारे के सारे। सो जेनेटिक मटेरियल यानी कि सर इसमें क्या होगा, और जो आनुवांशिक पदार्थ ना सर, ये डबल हो जाएगा, डबल होगा धीरे धीरे, यानी सेल बनी है, बनने रेस्ट कर रही है, न्यूट्रिशन ले रही है, ग्रोथ कर रही है अपने अंदर, इसके जो न्यूक्लियस होता है ना, यहाँ पे होता है जेनेटिक मटेरियल, जिनको क्रोमेटिन कहते हैं, वैसे ये क्रोमेटिन कहते हैं इसको, जेनेटिक मटेरियल को, ये डबल हो जाएगा, बढ़ता बढ़ता डबल हो जाएगा ये, ठीक है, डबल हो जाएगा सर। इसके अलावा इस सेल में और क्या होगा, इसके अलावा सर अपने आप को अपना फंक्शन करेगी, ये जो सेल है सर, इसका जन्म क्यों हुआ है, कोई ना कोई फंक्शन होगा ना इसका, कोई ना कोई सेल का कार्य होगा हमारी बॉडी में, वो कार्य करना शुरू करेगी, और उसके बाद में सर अपने आप को प्रिपेयर करेगी, क्योंकि इसको भी तो डिवाइड करना है, प्रिपेयर फॉर डिवीजन, फिर सर अपने आप को तैयार करने लग जाएगी विभाजन के लिए, विभाजन की तैयारी करने लग जाएगी, विभाजन की तैयारी करने लग जाएगी, ठीक है। इतने सारे काम होंगे सर, सेल बनते ही साथ ये काम होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे समय के साथ में। तो समय के अपने आप को विभाजन की तैयारी करेगी, क्योंकि सर इससे एक नई सेल बननी है, ऐसे ही तो बनता रहता है, एक सेल से दूसरी बनेगी, दूसरी से फिर 2 बन गई, उससे फिर 2 बन गई, ऐसे ही नई नई सेल बनती है। तो अपना काम देखिए, आराम किया, पहले कुछ न्यूट्रिशन लिया हमारी बॉडी में, हम खाते पीते हैं, सेल तक जाता है, वो ग्रोथ करेंगी, जेनेटिक मटेरियल अपने पास में जितना भी है उसको डबल कर लेंगी, फंक्शन अपना, जिस फंक्शन के लिए सेल को पैदा किया गया वो फंक्शन करेंगे अपना हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद कुछ समय के बाद अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती रहेंगे कि आगे विभाजन करके इसको भी एक नई सेल को जन्म देना। ये जो सारे काम होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो सारे काम आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे काम जो होते हैं स्टूडेंट्स, सो इनको इस फेज को क्या कहते हैं जिसमें ये सारे काम होते हैं, सो उस फेज को कहते हैं स्टूडेंट्स इंटरफेज। क्या कहते हैं, इंटरफेज। तो यही होता है स्टूडेंट्स आपका इंटरफेज, जिसमें ये सारे काम होते हैं, ठीक है। तो यही होता है स्टूडेंट्स आपका इंटरफेज, जिसमें ये सारे के सारे काम होते हैं। सो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरफेज समझ गए होंगे, ठीक है। सो इंटरफेज का मतलब ये सारे काम करेगी सेल। अभी इंटरफेज है ना, वैसे एग्जाम में बोल देता है कि भाई कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो आपको 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक जीवन स्टेप या स्टेज बोल दो, एक सिंथेसिस, एक को बोलते हैं सिंथेसिस यानी निर्माण, सिंथेसिस निर्माण, और एक को बोलते हैं G2 स्टेप G2 स्टेप यार, यानी गैप 1, इसको गैप 2 बोलते हैं, अंतराल 1 अंतराल 2 और सिंथेसिस। 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। गैप 1 के अंदर क्या क्या आ जाएगा, गैप 1 में आप मान सकते हो कि रेस्ट करेगी, न्यूट्रिशन होगा, ग्रोथ करेगी।
सिंथेसिस में क्या होगा, सिंथेसिस का मतलब है कि इसके पास में जितना भी आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ को मैंने कहा था क्रोमेटिन कहते हैं, उसको डबल कर लेगी। G2 गैप 2 में क्या होगा, अपना फंक्शन करेगी और साथ साथ में अपने आप को डिवीजन करने के लिए तैयार करेगी। तो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है इंटरफेज, और ये सारे के सारे काम होते हैं कुल मिला के इंटरफेज में। सेल के जीवन का सबसे लंबा समय, ठीक है, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, ठीक है। सेल के जीवन का सबसे लंबा समय, जो लंबा समय होता है वो इंटरफेज ही होता है। एग्जाम में पूछे कौन सा फेज कोशिका के जीवन का सबसे लंबा होता है, इंटरफेज, सबसे ज़्यादा समय लेती है इस काम में। अभी प्रिपेयर तो कर लिया डिवीजन के लिए, अब होगी डिवीजन की शुरुआत। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल मैं आपको एक एक शब्द इस प्रकार से प्रयोग कर रहा हूँ अपनी जुबान से, आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो। फिर भी बेटा अगर कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन आपको पैदा होती है ना, आप कमेंट किया करो, ठीक है ना। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, क्योंकि अभी जो भी एक मैं आपको सेलेक्ट कर करके टॉपिक करवा रहा हूँ ना, ये वैसे सिलेबस में आप कहीं भी किसी भी जगह कोचिंग ले लेना कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, ये टॉपिक आपको कभी भी क्लास में कोई भी टीचर नहीं करवाएगा। ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम से थोड़े से अपर लेवल के टॉपिक्स हैं, और ये मैं आपको करवा रहा हूँ चूज करके, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो जाए तो आपको कैसे होल्ड करना है वो, ठीक है ना। चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ बेटा, और क्लियर करके फिर इसके बाद में अब डिवीज़न की शुरुआत होगी हमारे पास में। वो डिवीज़न की शुरुआत किस प्रकार से होगी, कौन से स्टेज में, कौन से स्टेप में क्या क्या होगा, कौन से फेज में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको देखो, आपको बोलेगा कि बताइए सेल जो है ना वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर किस फेज में होती है, इंटरफेज में होती है। आपको बोलेगा न्यूक्लियस गायब, केंद्रक गायब कौन से फेज में हो जाता है, अभी आप आगे सीखेंगे। आपको बोलेगा केंद्रक के चारों तरफ की जो दीवार होती है वो कौन से स्टेज में गायब होती है, अभी आगे सीखेंगे। या केंद्रक आता दोबारा से विजिबल, दोबारा से कौन सी अवस्था में आ जाता है, वो आपको देखना है, ठीक है ना। केंद्रिका कब गायब होती है, सारी चीज़ें अभी आप सीखोगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके लिए भी एक अलग से बना देंगे, या मैं आपको सीट वगैरह अपनी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे असीम भारद्वाज के नाम से, उसके अंदर ही आप स्टडी मटेरियल में जाके देखो, आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही मिल जाएंगे वहाँ से। चलिए अब होगा डिवीजन स्टार्ट। मैंने आपको डिवीजन के अंदर 2 बात बताई थी कि डिवीजन जब होता है सेल का तो 2 स्टेप्स होंगे उसमें। एक तो होता है कैरियोकिनेसिस। क्या होता है स्टूडेंट्स, कैरियोकिनेसिस यानी कि कहा जाए तो केंद्रक का विभाजन होता है। पहली बात, केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकिनेसिस। एंड द नेक्स्ट वन साइटोकिनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। दूसरा काम, पहले केंद्रक का विभाजन है, जब सेल डिवीजन करती है 2 चीज़ें उसकी विभाजित करती हैं, 2 चीज़ों का विभाजन होता है, एक न्यूक्लियस केंद्रक का और एक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का। स्टूडेंट्स ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए सर, दोनों को पढ़ना है, एक बार ये डिवीजन देखना है कितने स्टेज में होता है, फिर देखेंगे ये कैसे डिवीजन होता है। बस ये 2 चीज़ पढ़नी है और सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इस पे आओ, पहले कैरियोकिनेसिस के ऊपर आ जाओ बेटा। ये होता है बेटा आपका 4 फेज के अंदर, 4 फेजेज, 4 फेज होते हैं इसमें जिनमें कंप्लीट होता है। उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख लो, PMAT। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि पहले ये फेज होता है कि पहले ये होता है, उसके लिए ट्रिक से याद करो। अलग अलग इनके नाम तो बताऊंगा आपको, लेकिन सिर्फ नाम याद रखोगे तो आप पहले बाद वाली चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे, या आपको आवश्यकता से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप एक बार पहले ट्रिक याद दो, PMT तो पता आपका एक एग्जाम होता है, ए और लगा दो PMAT। पी का मतलब होता है प्रोफेज, पी का मतलब होता है बेटा प्रोफेज। हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम रहेंगे, कभी आप सोचोगे सर हिंदी में नाम इसका अलग होगा, प्रोफेज। एम का मतलब होता है बेटा मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज। ए का मतलब होता है बेटा एनाफेज, एनाफेज। और टी का मतलब होता है टीलोफेज, टीलोफेज, ठीक है। हिंदी में भी नाम सेम रहेंगे, एनाफेज।
और ये टेलोफेज। 4 फेज होंगे, 4 फेज के अंदर ये न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है सर। सो शुरुआत करें कि कौन से फेज में क्या होगा। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं प्रोफेज को। देखिए ध्यान से, प्रोफेज को पहले हम पढ़ लेते हैं कि सर प्रोफेज के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। सो आई थिंक इनको इरेज करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उधर लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोफेज में क्या क्या होगा ये हम पढ़ने जा रहे हैं, इधर लिख लेंगे। ठीक है, इनको अलग रखो, प्रोफेज की बात हो रही। सर प्रोफेज के अंदर ये देखो, प्रोफेज 2 स्टेज में होता है। एक होता है अर्ली प्रोफेज, दो आपके ये भी 2 प्रकार का होता है, एक अर्ली और एक लेट। अर्ली और एक लेट। ठीक है, सो एक पहले होता है एक बाद में होता है। सो पूर्व प्रोफेज, ठीक है, और ये बाद वाला जो प्रोफेज, यानी प्रोफेज जो होता है, ये जो फेज होता है, ये स्टेज होती है, 2 आपके भागों में होती है। एक प्रोफेज का पहला कदम, ये दूसरा कदम। अर्ली प्रोफेज में क्या चेंज आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन तो ज़्यादातर ऐसे ही बनता है कि ये चेंज कहाँ आता है। सबसे ज़्यादा चांस इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने के, 99% आज तक क्वेश्चन बने भी ऐसे ही हैं। सो अर्ली प्रोफेज के अंदर होता क्या स्टूडेंट्स, देखिए ये आपकी सेल जो है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल होता है इस प्रकार का, जिनको क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन कहा जाता है। ये क्रोमेटिन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहला काम तो ये क्रोमेटिन जो है ना, ये क्रोमेटिन इकट्ठे होकर और इस प्रकार से ये क्रोमेटिन स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। ये क्रोमेटिन इकट्ठे होकर के क्रोमोसोम्स गुणसूत्र बना लेंगे। ठीक है, सो इस अर्ली प्रोफेज में पहला काम क्या हुआ कि हमारे पास में जो क्रोमेटिन थे, उन क्रोमेटिन से बन गए क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम वैसे नहीं होते किसी सेल में, क्रोमेटिन होते हैं, ये सिर्फ डिवीजन के टाइम पे आते हैं। कम से कम पेपर में आज तक 50 बार आ चुका क्वेश्चन कि क्रोमोसोम किस टाइम पे सेल में आते हैं, डिवीजन के टाइम पे बनते हैं। तो क्रोमेटिन थे, क्रोमेटिन जो थे इनसे पहला काम तो क्या होगा, क्रोमोसोम। तो एग्जाम में पूछे क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन किस फेज में होती है, ये होती है प्रोफेज के अर्ली स्टेज पे। ठीक है सर, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन के पहला काम। सो एक तो काम हो गया ये वाला, किस में हुआ, ये अर्ली में। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज में अब पहली चीज़ तो जो देखो ये न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूक्लियोलस भी होती है, अभी तक तो है ये न्यूक्लियोलस। इस स्टेज पे जाने के बाद होगा क्या, इस स्टेज पे जाने के बाद में ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर पहली बात तो ये न्यूक्लियोलस, ये जो है ना अंदर न्यूक्लियोलस केंद्रिका बोलते हैं, ये गायब हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, सो पहला काम मैं लिखूँ कहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ। इस स्टेज में जो आपकी न्यूक्लियोलस है, जो आपकी केंद्रिका है, ये न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, ये इनविजिबल हो जाएगी, गायब हो जाएगी। पहला काम इनविजिबल यानी गायब हो जाएगी। दूसरा काम, जो आपका न्यूक्लियस ये केंद्रक है ना, केंद्रक के चारों तरफ ये दीवार दिख रही है आपको, ये भी गायब हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी इनविजिबल हो जाएगी, यानी केंद्रक झिल्ली भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, गायब। केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली वो भी गायब। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी आपकी गायब हो गई। इसके अलावा जो आपका केंद्रक होता है ना, ये जो सेल होती है, ये सेल जो होती है ना, इस सेल में इस प्रकार से एक पार्ट होता है, जो सेल वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा था, जिसको कहते हैं सेंट्रियोल। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, इनको सेंट्रियोल कहा जाता है स्टूडेंट्स। ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बचे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो गायब होली, बाहर वाली मेम्ब्रेन तो गायब होली। ठीक है, सो इस प्रकार से बचे हुए हैं। अब ये आपके क्या करेंगे, जो सेंट्रियोल हैं ये अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे, एक तो यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा। ठीक है,
ये अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ये सेंट्रियोल जिनको तारक काय बोलते हैं, ये अपोजिट पोल पर जा कर के और अपने अंदर से स्पिंडल फाइबर को रिलीज करेंगे, अपने अंदर से स्पिंडल फाइबर्स को रिलीज करेंगे। स्पिंडल फाइबर एक रेशे होते हैं और ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, हर एक क्रोमोसोम को, प्रत्येक क्रोमोसोम के साथ जाके जुड़ जाएंगे। ये जो आपका क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है इस प्रकार से, सो इस क्रोमोसोम के अंदर जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रोटीन बोलते हैं इसको, काइनेटोकोर। तो ये स्पिंडल फाइबर, ये जो आपको दिख रहे हैं ये धागे जैसे निकले हुए, इंग्लिश और हिंदी में सेम बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल रेशे। स्पिंडल रेशे कहा जाता है इनको, या स्पिंडल फाइबर इनको कहा जाता है। ये कहाँ से निकलते हैं, इस सेंट्रोसोम से निकलते हैं, सेंट्रियोल से निकलते हैं, तारक काय से निकलते हैं। निकल करके कहाँ जुड़ जाते हैं, इस क्रोमोसोम का जो ये काइनेटोकोर प्रोटीन है ना, ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ जाके, ये बीच में होता है, तो बीच में जाके इस प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगे, ये प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ये जो पॉइंट होता है ना, जो ये जंक्शन होता है, दो आपका जो क्रोमोसोम, जो दो क्रोमोसोम के दो भाग जिस पॉइंट पे जुड़े होते हैं, इस पॉइंट को वैसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देता हूँ, इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं इसको, जहाँ पे क्रोमोसोम के दो भाग जुड़े होते हैं, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमेयर कहते हैं इसको, ठीक है, इस भाग को। और यहाँ पे प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, और ये जो आपका स्पिंडल फाइबर निकलते हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये इस काइनेटोकोर प्रोटीन से ही जाके जुड़ते हैं। काइनेटोकोर प्रोटीन से ही स्टूडेंट्स जा करके जुड़ते हैं, ये काइनेटोकोर प्रोटीन से ही जा करके जुड़ते हैं। जुड़ गए स्टूडेंट्स इस प्रकार से, काइनेटोकोर प्रोटीन से जा करके जुड़ गए हैं, ठीक है सर। ये इतना होगा सर, कौन सी स्टेज में, इतना ही काम होगा। एक काम तो क्या हुआ पहले, सबसे पहले कि जो जेनेटिक मटेरियल था, ये सबसे पहले तो जो क्रोमेटिन थे उनसे क्रोमोसोम बन गए सर। उसके अलावा सर क्या हुआ, जो आपका न्यूक्लियोलस केंद्रिका गायब हो गई सर, केंद्रक की बाहर वाली दीवार गायब हो गई सर। और ये जो था ना आपका सेंट्रियोल, इस सेंट्रियोल ने क्या किया सर, अपोजिट पोल्स पे, विपरीत ध्रुवों पर जा करके फाइबर फेंके, और फाइबर जाके जुड़ गए गुणसूत्रों के जो बीच में एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर प्रोटीन, उससे जा करके जुड़ गए सर। इतना सारा काम किस में हुआ सर, प्रोफेज में। सो स्टूडेंट्स, प्रोफेज का मतलब 4 काम, प्रोफेज का मतलब 4 काम। पहला काम गुणसूत्र बन गए, क्रोमोसोम्स बन गए। दूसरा काम न्यूक्लियोलस केंद्रिका गायब हो गई। तीसरा काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक के जो चारों तरफ झिल्ली है गायब हो गई। चौथा काम क्या है कि सर जो स्पिंडल, ये जो सेंट्रियोल था हमारा, तारक काय था, इससे फाइबर्स निकले और क्रोमोसोम्स के बीच में एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, इससे जाकर के जुड़ गए सर। इतना काम हम सीख चुके सर, इतना काम हुआ है। अब क्या होगा, अब होगी अगली स्टेज। सो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेजर से इसको इरेज कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को, उसके बाद फिर अगला हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। कर दो साफ, स्क्रीनशॉट ले चुके हो गए आप लोग। ठीक है, सो ये थी फर्स्ट स्टेज। अब आते हैं सर दूसरी स्टेज पे, मेटाफेज। मेटाफेज सर, अभी तक हमने क्या किया सर, अभी तक देखिए, अभी तक कितना काम हुआ, अभी तक कितना काम हुआ कि सर ये जो सेल थी और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे सर हमारे पास में, ये सब प्रत्येक जीवों के अंदर अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि आप 2 ही लाइन बनाओ, 3 लाइन बनाओ, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक प्रकार के सेल के अंदर अलग अलग होते हैं। सो हम एक लाइन ले लेते हैं बस। तो ये यहाँ पे था आपका सेंट्रियोल, इसने फेंक के दिए स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फेंक दिए इसने, यानी बना दिए इसने। प्रोफेज में स्टूडेंट्स देखिए, प्रोफेज में जो स्पिंडल फाइबर ये इन्होंने छोड़े हैं ना, बनाए हैं,
अभी प्रोफेज में इन स्पिंडल फाइबर ने इसको अच्छी तरह से पकड़ा नहीं है, ये होगा मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर जो है ना, ये अब इसको पकड़ेंगे अच्छी प्रकार से। तो इसमें मेटाफेज में क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये काइनेटोकोर को पकड़ेंगे। अब इस स्टेज में पकड़ते हैं अच्छी प्रकार से। उस समय तो क्या था, जो प्रोफेज था उसमें तो स्पिंडल फाइबर बने थे और यहाँ तक पहुँचे थे काइनेटोकोर तक। अब काइनेटोकोर को क्या करेंगे, काइनेटोकोर नाम का एक जो प्रोटीन है ना यहाँ पे, इस काइनेटोकोर को पकड़ेंगे, इसको होल्ड करेंगे अच्छे से, इसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। सो काइनेटोकोर को पकड़ेंगे किस स्टेज में, मेटाफेज में। तो मेटाफेज में सिर्फ यही काम होता है कि ये स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर को पकड़ लेते हैं। एनाफेज में क्या होगा, अब एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर इन्होंने पकड़ लिया, अब ये फाइबर इधर खींचेगा और ये फाइबर इधर खींचेगा। ये दोनों के दोनों फाइबर क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम को खींचेंगे। ये इधर खींचेगा ये फाइबर, ये इधर खींचेगा, किसमें, इसमें। यानी ये अब क्या करेंगे, काइनेटोकोर जो है ना, इसको खींचेंगे, इस प्रोटीन को खींचेंगे, इस प्रोटीन को खींचेंगे। खींचेंगे तो क्या होगा, अब अगले स्टेज पे आ जाओ, टीलोफेज में। खींचेंगे तो क्या होगा, टीलोफेज में अगले स्टेज में आ जाओ, यहाँ पता लगेगा। अब खींचेंगे तो क्या होगा भाई, ये जो आपके क्रोमोसोम हैं, ये जो आपके क्रोमोसोम हैं, गुणसूत्र जो आपके हैं, ये खींचेंगे, इनको खींचेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आधा गुणसूत्र तो ऊपर वाले फाइबर के साथ चला जाएगा और आधा क्रोमोसोम आधा इधर चला जाएगा। तो गुणसूत्र कहाँ जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, ये भी इधर, ये भी इधर, यानी पोल्स पर चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे, ये इधर, ये इधर, ये इधर। यानी जितने भी आपके ये थे ना, ये आधा तो यहाँ इस पोल पे चला जाएगा, आधा इस पोल पे, ये भी आधा इस पोल पे, आधा इस पोल पे। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी गुणसूत्र हैं, वो अपोजिट पोल्स तक चले जाएंगे। पहला काम क्या हो गया, अपोजिट पोल्स तक चले जाएंगे, ठीक है सर। अपोजिट पोल्स तक चले गए सर, विपरीत दिशा में चले गए, कहने की बात ये है सर, विपरीत दिशा में चले गए सर, ठीक है सर। विपरीत दिशा में चले गए। विपरीत दिशा में जाने के बाद अब क्या होगा सर, अब ये जो आपके गुणसूत्र थे, क्रोमोसोम थे, इनसे दोबारा से क्रोमेटीन बन जाएंगे, दोबारा से क्रोमेटीन बन जाएंगे। क्रोमेटीन बताया था ना, क्रोमेटीन छोटे छोटे रेशे, छोटे छोटे धागे, इस वीडियो के शुरू में बताया था मैंने, जिनसे मिलकर के क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम के जो आधे आधे भाग है ना, इनसे फिर से क्या बन जाएंगे, फिर से क्रोमेटीन बन जाएंगे, ठीक है सर, क्रोमेटीन बन गए। यानी ये जो सेल है, इसके अंदर अब इधर भी बहुत सारे क्या बन गए, क्रोमेटीन बन गए, इधर भी बहुत सारे क्रोमेटीन बन गए सर, बन गए। अब क्रोमेटीन बनने के बाद सर, जो केंद्रिका थी ना, जो केंद्रिका गायब हुई थी, जो सर केंद्रिका गायब हुई थी, यानी कि सर जो न्यूक्लियोलस गायब हुई थी ना, वो न्यूक्लियोलस फिर से आ जाएगी इनके आसपास, वो न्यूक्लियोलस फिर से आ जाएगी सर, ये आ गई, ये आ गई, केंद्रिका दोबारा से आ गई सर। और चौथा काम क्या होगा सर, चौथा काम यहाँ लिख देता हूँ, एक और होगा कि सर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी ना सर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो थी सर, जो केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक के चारों तरफ की झिल्ली जो गायब हुई थी शुरुआत में प्रोफेज में, वो भी आ जाएगी सर, ये आ गई सर, ये भी आ गई सर। सो यही स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ केंद्रक कैसे डिवाइड करेगा। सो ये केंद्रक बन गए ना दो, एक केंद्रक से डिवाइड करके दो बन गए ना स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ये था आपका कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक का विभाजन हो गया, 4 स्टेज में हुआ। फिर से बताता हूँ स्टूडेंट्स में, प्रोफेज का अंदर क्या होगा, केंद्रिका न्यूक्लियोलस गायब होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक की झिल्ली गायब होगी, और इसके अलावा आपके क्रोमेटीन से क्रोमोसोम बन जाएंगे, क्रोमेटीन से क्रोमोसोम गुणसूत्र बन जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर आकर के काइनेटोकोर प्रोटीन तक पहुंचेंगे, सिर्फ पहुंचेंगे, अब अच्छे से पकड़ेंगे नहीं। इस मेटाफेज में आके क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर निकले हैं ये काइनेटोकोर प्रोटीन को पकड़ लेंगे अच्छे से। एनाफेज में क्या होगा, अब उसको पकड़ के खींचेंगे। और टीलोफेज में क्या होगा, खींचने के बाद अलग अलग हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स तक चले जाएंगे,
और दोबारा से क्रोमोसोम जो थे ना आधे भाग, इन क्रोमोसोम के आधे भाग, इनसे क्रोमेटिन बन जाएंगे, केंद्रिका वापस आ जाएगी, केंद्रक की झिल्ली वापस आ जाएगी, 2 केंद्रक बन गए। तो ये था कोशिका विभाजन का पहला स्टेज। और दूसरा स्टेज क्या है स्टूडेंट्स, अब आइए इसके जस्ट बाद दूसरा स्टेज भी हम पढ़ लेते हैं कि दूसरे स्टेज में हमारे साथ क्या होगा। सो इनको मैं एक बार क्लियर करता हूँ। तो चारों फेज के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता स्टूडेंट्स, आपसे पूछता है कि कौन से फेज में परिवर्तन कौन सा होगा। ये परिवर्तन आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको इतना बताया कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए। मैं इसी चीज़ को अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस पे साइटोकिनेसिस पे। इसमें क्या होगा, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आपने अभी तक ये देख लिया कि सर ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस तो बन गए सर 2, ये 2 न्यूक्लियस बन गए सर। ये क्रोमेटिन, ठीक है सर, ये क्रोमेटिन सर बन गए सर 2 न्यूक्लियस। अब क्या होगा सर, धीरे धीरे ये जो आपका चारों तरफ कोशिका द्रव्य था ना, मैंने कहा था कि साइटोकिनेसिस का मतलब है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, ये कोशिका द्रव्य है, ये भी डिवाइड करना शुरू होगा। अगली स्टेज में क्या होगा इसके अंदर, अगली स्टेज में ये सेल कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ये न्यूक्लियस, ये क्रोमेटिन्स, ये एक न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, और ये साइटोप्लाज्म है ही। और अगली स्टेज में जाकर के स्टूडेंट्स ये क्या होगी, ये आपके एक अलग सेल बन जाएगी, और ये नीचे वाला भाग अलग सेल। दैट्स इट। ये होगा अपना कंप्लीट डिवीजन। इसी प्रकार से होता था। ये जो स्टेज है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस। ये इसके अंदर भी ये होगा, इसके अंदर भी होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका टॉपिक था जो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। तो देखो 2 बन गई एक जैसी, और क्रोमोसोम्स की संख्या इसके अंदर भी उतनी होगी, इसके अंदर भी उतनी होगी जितनी पहले वाली सेल के अंदर थी। ये टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या हो आप मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबके पास में इसका लिंक शेयर करें, ताकि इस ज्ञान से कोई अछूता ना रहे।